यस। तो बच्चों बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दी आयोपेक नेम ऑफ, ठीक है, ये कंपाउंड आपको गिवन है, इसका आयोपेक नेम आपको बताना है। यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों, कॉपी पेन निकालो फटाफट से और सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो पहले ही इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर से लिखा अपन ने CH3, देन आपका सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन इसके साथ आपका CH2, देन CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, मैंने इसको एक्सपांड कर दिया है। अब बताओ बच्चों नंबरिंग किधर से की जाए। नंबरिंग अपन इधर से करें, लेफ्ट साइड, या बच्चों राइट साइड से। तो हमें ध्यान देना है कि PCC प्रिंसिपल कार्बन चेन बच्चों वो होती है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप होनी चाहिए बच्चों मैक्सिमम, सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड ब्रांचिंग होनी चाहिए, या फिर आपका मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए अधिक से अधिक, ठीक है। तो ऐसे हम चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो आप ध्यान दो यहाँ पे। तो बच्चों का प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, डबल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या मिला आपको, हाइड्रोक्सी। तो आपको पता है कि बेटा हाइड्रोक्सी जो है ना, नो डाउट अपन इस OH को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर डबल बॉन्ड OH में क्या। तो मैं हमेशा आपको बोला हूँ कि बच्चों डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड भी एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों क्या है, वो डबल मल्टीपल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप, फिर आता है आपका साइड ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट्स, और सबसे लास्ट में आपको मिलता है मल्टीपल बॉन्ड। तो दिस इज द बेसिक प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर आपका ये है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो इन दोनों में से, इसको बच्चों अपन सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। अगर इससे अधिक हाई प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, जैसे एसिड आ जाए, ईस्टर आ जाए, एनहाइड्राइड आ जाए, तो नो डाउट इसको अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन अभी बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, तो नो डाउट इसकी प्रायोरिटी होगी फर्स्ट, और मल्टीपल बॉन्ड आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड इस पॉइंट पे। तो नंबरिंग किधर से होनी चाहिए, इस कार्बन से, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल बच्चों 5 कार्बन आपको मिल गए। यस, थर्ड ऑप्शन आ गया है। कितने बच्चों का थर्ड ऑप्शन आया है, बिल्कुल। तो देखो अब इस तरह चेक कर लेते हैं। तो बच्चों 1 2 2 पर हाइड्रोक्सी आना चाहिए, पहले में है 4 हाइड्रोक्सी, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट में है एथ इन आइल एंड आइसोप्रोपनॉल। तो बेटा आइसोप्रोपनॉल ये कुछ अपन इस तरीके से लिखते नहीं है, ये तो बच्चों आपको कॉमन नेम की तरफ आपका ट्रीट हो जाएगा, ये तो गलत ही हो जाएगा। सेकेंड, नंबरिंग इज प्रॉपर इनपुट। थर्ड में क्या आपको दिख रहा है, 4 पेंट, देन आपका इन 2 पे ऑल, ठीक है। और लास्ट में दिख रहा है 2 पे हाइड्रोक्सी और आपका पेंटीन। बट हाईएस्ट प्रायोरिटी बच्चों किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की। और जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है तो अपन क्या, हाँ बिल्कुल सही चिन्ह में करेक्ट है। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों, बल्ट रूट। सबसे पहले हम बल्ट रूट फॉलो करते हैं। बल्ट रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं प्रिंसिपल चेन में, 5 कार्बन है तो पेंट आना चाहिए। उसके बाद बच्चों आता है 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स कहता है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, उस तरीके से अपन यूज करेंगे। सिंगल बॉन्ड तो ANE। सेकंड आता है सेकंड डिग्री सफिक्स, तो ये बच्चों आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके पहले अगर बात करें तो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये वो बताता है साइक्लो के बारे में। अगर रंग आपकी कोई भी कंपाउंड साइकिल है तो साइक्लो वर्ड आप यूज करो 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह। और फिर आता है आपका सेकंड डिग्री प्रीफिक्स, और ये बच्चों बोलता है लीस्ट पायर्ड फंक्शनल ग्रुप, या फिर आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं आप उनको यूज कर लो। तो बल्डोड में बच्चों कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो यहाँ पे पेंट आ जाएगा। फिर आपका 1 डिग्री सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो ENE डबल बॉन्ड आया ना, तो ENE आपको लिखना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद ENE जो बच्चों लगाए ना वो 4th पोजीशन पे है, देखो 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, तो आप 4 ENE लिख दो, या फिर आप 4 पहले भी लगा सकते हो, उन्होंने यहाँ लगाया 4 पेंट इन। और लास्ट में आपको पता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, OH की, तो लास्ट में आ जाएगा 2 पे ऑल। बाकी तो कुछ बचा नहीं है, तो 4 पेंट इन 2 ऑल ये भी करेक्ट है। और दूसरे तरीके से बात करूं तो पेंट के बाद बच्चों 4 ENE लगा सकते हैं। ENE में से E निकालना पड़ता है क्योंकि ऑल आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ENE में से E निकाल दो, ऑल को जोड़ दो। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा गया है द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा।
तो देखो पहला तो बच्चों एरोमेटिक हो गए नहीं, मैंने कल ही डिस्कस किया था। सेकंड ऑप्शन है, कितने बच्चों का सेकंड ऑप्शन आएगा? ओके ओके गुड, परफेक्ट। क्यूरान, नाम नहीं बोल दिया, गजब, थैंक यू, यस। अब मैं आपसे चलो यहाँ पूछता हूँ कि बच्चों कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एंटी एरोमेटिक हैं, कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नॉन एरोमेटिक हैं, और कौन से कंपाउंड आपके सिर्फ एरोमेटिक हैं? चलो अब ये भी बता दो आप मुझे जल्दी से, मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था। एरोमेटिक के लिए बच्चों कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और रेजोनेंस होना चाहिए, और हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। हक्कल रूल का मतलब बच्चों होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। जहां पे n की वैल्यू बच्चों कितनी आती है, 0 से स्टार्ट होगी और 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक आपकी जाती है ना। आप n की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितने आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर्स आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए। इसी तरीके से बच्चों एंटी एरोमेटिक में साइक्लिक भी होता है, प्लीनर भी होता है, और रेजोनेंस भी होता है, लेकिन उसके बाद एंटी हकल रूल आता है जिसका मतलब है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो n की वैल्यू आती है वो आपकी 1 से स्टार्ट होके अप टू इंफिनिटी तक आपकी जाती है। n इक्वल टू 1 रखोगे तो बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, n इक्वल टू 2 रखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। और नॉन एरोमेटिक को मतलब ना तो जो एरोमेटिक को फॉलो करे ना जो एंटी एरोमेटिक को फॉलो करे। तो देख लो आप, फर्स्ट तो आपका साइक्लिक है बट रेजोनेंस नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक फर्स्ट कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड देखो तो ये भी आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, साइक्लिक है ना, तो प्लेनर नहीं है, sp2 होना जरूरी है सारे कार्बन। अच्छा इस पे आ जाओ, तो ये जो दे रखा है ना सेकंड कंपाउंड, इस सेकंड कंपाउंड को मैं यहाँ बनाता हूँ, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है सर, है ना, तो इन लोन पेयर्स में क्या दोनों के दोनों लोन पेयर्स बच्चों डीलोकलाइज होंगे? नहीं, सिर्फ एक लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, एक होगा लोकलाइज्ड, एक होगा डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज का मतलब पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस प्रोसेस, ठीक है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो लोन पेयर, देन सिंगल बॉन्ड, देन आपका डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन लोन पेयर, कंप्लीट कंजुगेशन मिल गया। तो ये लोन पेयर की बात करेंगे तो अभी दिख रहा है कि सर ऑप्शन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, बट sp3 गलत आंसर है। क्यों? जब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा ना तो उस केस में ये sp2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पाई को इधर से इधर शिफ्ट करेगा, ये माइनस होगा, यहाँ से पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होते ही यहाँ से ये आपके लोन पेयर्स बच्चों यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, क्योंकि बगल में क्या पॉजिटिव आएगा, डेफिशिएंसी। तो लोन पेयर के इधर जाते ही यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो जाएगा। समझ में आ गया? रेजोनेंस क्लियर हो रहा है। फिर नेगेटिव यहाँ पे, तो नेगेटिव देन सिंगल देन इधर डबल, तो डबल इधर चला जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको देखने को मिले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6, ये लॉन पेयर्स वाले भी काउंट किए जाएंगे 6। तो 6 कहाँ से मिलता है बच्चों? एरोमेटिक से। तो डेफिनेटली सेकेंड इज कंप्लीटली एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट मैं फोर्थ की बात करूंगा, तो फोर्थ में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ जाएगा। तो sp3 आ गया, बट बच्चों 1 2 3 4 ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई बच्चों मिलता है एंटी एरोमेटिक से, तो फोर्थ कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो और मजेदार है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो बताओ सभी लोग क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं सभी से उम्मीद करूंगा सभी से आंसर बनना चाहिए, मैंने क्लास में ही पढ़ाया आपको। तो प्लीज क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है, आपको बताना है करेक्ट नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। आपको प्लीज बच्चों फॉलो करना है ENZ सिस्टम। मैंने आपको पढ़ाया था ना एंटीजन और जूसामान, है ना। जूसामान का मतलब बच्चों सेम साइड, है ना, टुगेदरनेस। और ई का मतलब बच्चों अपोजिट साइड, ठीक है। अब ये सेम साइड अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? तो बच्चों हाईएस्ट प्रायोरिटी, है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसे निकालते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शिप रूल। शिप रूल पढ़ने पड़ा था ना, कान इन गोल्ड प्रिलॉग सिस्टम, जिसमें सबसे पहले एटॉमिक नंबर को चेक करो, देन अगर एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तो नेक्स्ट एटम पे जंप कर जाओ। अगर सिर्फ एक ही एटम है तो आइसोटॉप्स वगैरह को अपन चेक करते हैं। अगर वहां पे कोई डबल बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज आ गई तो उसको एक्सपांड कर देते हैं अपन लोग, वही सिस्टम है। ई और जेड आपको बताना है, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा आंसर होगा। आई होप सभी से बनना चाहिए। तो पहले तो ना नंबरिंग कर लो आप, नंबरिंग किधर से होना चाहिए? देखो इधर एसेट लगा है, तो एसेट कहता है कि जहां से मैं लगाऊं तो नंबरिंग उधर से करो, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। यस, बिल्कुल सही। तो सबसे फर्स्ट आपका ये कार्बन, सेकंड, थर्ड,
4 5 और बच्चों ये 6, टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। अब ये 6 कार्बन हो गए तो 6 का मतलब बच्चों क्या आ जाएगा, आप बताओ जल्दी से। हेक्स, वर्ल्ड रूट पहले आया। वर्ल्ड रूट के बाद बच्चों क्या आना चाहिए, नेचर ऑफ बॉन्ड, 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो वो कहता है 2 डबल बॉन्ड है, एक 2 पे लगा है डबल बॉन्ड, एक 4 पे लगा है। तो फिर क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से। 2,4 डाई इन आ जाएगा, डाई एन ही आएगा, एन में से ई निकाल देना क्योंकि 1 पे लगा है ओइक। तो ये हो गया वर्ल्ड रूट, ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। सेकेंड डिग्री सफिक्स बच्चों आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप, लास्ट में आपका आ जाएगा ओइक एसिड। ठीक है ना, सबको मिलाएंगे तो ई में से ई निकल जाता है, तब अपन ने ई लिखा हुआ है सिर्फ। ये तो हो गया आपका। अब आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स पे, तो रिंग तो है नहीं तो छोड़ दो 1 डिग्री प्रीफिक्स। सेकंड डिग्री प्रीफिक्स जो कहता है आपके आपके लीस्ट बायड फंक्शनल ग्रुप या आपके सब्स्टिट्यूएंट्स, उनको लगा दो पहले। तो कौन कौन है जल्दी से देखो। ये क्या है बच्चों, मिथॉक्सी एम से स्टार्ट होगा अल्फाबेटिकली, है ना। ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है ना, ब्रोमो है ब्रोमीन बी से। क्लोरीन आपको दिख रहा है सी से स्टार्ट होगा। मिथाइल है तो आपका एम से स्टार्ट होगा। NH2 है तो बच्चों अमीनो ए से स्टार्ट होगा। अब जल्दी से लगा लो कौन होना चाहिए। अल्फाबेटिकली बात करें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, अमीनो। फर्स्ट इज अमीनो। फिर आ जाएगा आपका ए के बाद बी, तो बी पे है 2 पे लगा है ब्रोमो, नंबरिंग साथ में करना। अमीनो किस पे लगा है, 5 पे अमीनो, और कॉमा लगाओ बीच में, और यहाँ पे आपका आएगा ब्रोमो। ठीक है, तो ठीक बिल्कुल समझ में आ गया, 2 पे ब्रोमो। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे तो 3 पे आ जाएगा आपका क्लोरो, क्लोरो सी से स्टार्ट है। उसके बाद आपका मिथॉक्सी आएगा, मिथॉक्सी, यस मिथॉक्सी आ जाएगा। ठीक है ना, अभी कुछ बचा हुआ है इसमें, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। यस, इसमें एक बच्चों ये मिथाइल तो नहीं, अब मिथाइल तो नहीं बिकॉज वो 6 में काउंट हो जाएगा, तो ये तो आपका पार्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो बस इतना आपको मिल गया। तो ये कहाँ पे दिख रहा है वो देख लो, 5 पे अमीनो, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 4 मिथॉक्सी। आप बेटा ध्यान दो, ये फर्स्ट और सेकंड का नाम दोनों का सेम दे रखा है, फर्स्ट और थर्ड का नाम दोनों के नेम सेम है, बट चेंज क्या है, 2 पे ई है, 4 पे जेड है। अब जल्दी पहचानो कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड में से कौन होना चाहिए। दो तो नहीं हो सकते, फर्स्ट थर्ड में से कोई एक होगा। तो कैसे निकालेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, अब ध्यान दो जरा। इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन को, इसके ऊपर देखो ब्रोमीन है, यहाँ पे देखो कार्बन है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो ये बच्चों हो जाएगा हाईएस्ट प्रायोरिटी, है ना। और एसिड का हो जाएगा लोएस्ट प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर चेक करते हैं। अच्छा, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड वाले पे ऊपर क्या है, ये कार्बन, नीचे क्या है, क्लोरीन। तो बच्चों नीचे वाला HP। अब ध्यान देना बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, अपोजिट साइड देखो बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसी है, अपोजिट साइड है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इफ इट इज अपोजिट साइड, तो बच्चों से अपन ई बोलेंगे, है ना, एंटीजन बोलते हैं। तो 1 2 2 पे ई होना चाहिए, 2 पे ई, 2 पे ई, बिल्कुल सही है, 2 पे ई लगा दो, 2 पे ई होना चाहिए। मुझे समझ में आ गया, सबको समझ में आया, मुझे समझ में आया, आप सभी को समझ में आया। कैसे निकाला अपने, हाईएस्ट प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के बेस पे उस कार्बन को पकड़ा और दोनों साइड में अपन ने ग्रुप को चेक कर लिया। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अब यहां से आपको समझ में आएगा, देखो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि ये कार्बन है तो इसके ऊपर देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है सीधा, यहाँ पे कार्बन। दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर जो ज्यादा होता है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन बाद में आता है ना, तो ऑक्सीजन ऊपर हो जाएगा आपका ये HP, नीचे वाला LP। इन दोनों में से कौन HP होगा, तो नाइट्रोजन इधर कार्बन है तो नाइट्रोजन आपका HP। अब यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, सेम साइड में है। सेम साइड में तो बच्चों उसको दूसरा मान बोलते हैं, है ना। तो अब हो गया 2 पे E और 4 पे हो जाएगा Z। 2 पे E 4 पे Z, वो चेक करो, 2 पे E 4 पे Z, ये इंपॉर्टेंट है। 2 पे E, अब देखो ये गलत हो गया, है ना। यहाँ पे 2 पे Z लिखा है, 2 पे E होना चाहिए, ये गलत हो गया। 2 पे E 4 पे Z, बट ये सही है, बट इसके यहाँ पे ये आयोपेक गलत लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, इनका कोई मतलब नहीं। 2 पे E 4 पे Z ये हो गया है, 5 पे अमीनो, 2 ब्रोमो, क्लोरो, मिथॉक्सी, आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आया, कैसे निकाला अपन ने। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इर्थियो, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था ना, इर्थियो बोला था एक दिन स्टेटमेंट। ओके डन, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स, निरांत, ओके ऑल ऑफ यू, चिन्मय। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ जल्दी से।
देखो यहाँ बच्चों दो बातें आती हैं। अब यहाँ पे दे रखा है इर्थियो। तो इर्थियो का मतलब बेसिक, हाँ इर्थियो का मतलब ये है व्हेन सिमिलर ग्रुप, व्हेन सिमिलर ग्रुप, सिमिलर मतलब बिल्कुल एक जैसे ग्रुप, ग्रुप जो होते हैं ना, व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, आर ऑन सेम साइड। सिमिलर ग्रुप अगर बच्चों सेम साइड में होते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब ये होती है बच्चों वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन के साइड में सिमिलर ग्रुप होने चाहिए सेम साइड में, या तो बच्चों इस साइड में राइट साइड में या फिर आपकी लेफ्ट साइड में। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो उसको अपन बोलते हैं इर्थियो, इट इज कॉल्ड इर्थियो। और थ्रियो क्या होता है? थ्रियो बच्चों वो होता है जहां पे सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए, इस वर्टिकल लाइन के अपोजिट साइड ना, ऐसे हो जाए, क्रॉस में आ जाए, उसको अपन बोलते हैं थ्रियो। तो हमें इर्थियो पूछा गया है, तो ध्यान दो बच्चों, ये पहले में देखो ब्रोमीन ब्रोमीन सेम साइड, यस एच ओ एस सेम साइड, बिल्कुल ये ए थ्री होगा। नेक्स्ट अपन चेक करें, यहाँ पे देखो बच्चों डी एच, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे एच ओ एस देख सको तो अपोजिट में आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पे थ्री देखने को मिल जाएगा अपोजिट साइड में। यहाँ पे देखो एच और एच के रिस्पेक्ट में बी आर अपोजिट साइड में, तो ये भी आपका थ्री होगा, है ना। यहाँ पे देखो ओ एच अपोजिट एच और एच, तो आपका यहाँ से थ्री हो। अरे मेरे भाई तीन तो एक जैसे दे रखे हैं ना अपोजिट साइड वाले, एक ही दे रखा है सेम साइड में, तो कॉमन सेंस लगा के भी तो अपन सॉल्व कर सकते थे। बोलो, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जामिनर दे देता है, अगर आप थोड़ा आईक्यू लगाओगे ना, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको आंसर पता चलने लगेगा। 50% तो देखते ही सॉल्व होता है। हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो 50% क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। 50% हमें बस दिमाग लगाना होता है, आंसर यस बिल्कुल थैंक यू, यस आरती है, समझ में आया ना। देखो तीन तो आपको देखो सेकंड थर्ड फोर्थ तो अपोजिट साइड में दिख रहे हैं ना, एक जैसे हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकते ना। तो जो थोड़ा सा सेम साइड वाले दिख रहे हैं वही इसका आंसर होगा। ओके डन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका था फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये बताओ। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, है ना। अब ध्यान दो, मैंने आपको बच्चों एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, अगर आपको याद होगा, कि जैसे मान के चलो अपन लोग एक बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं इस तरीके से, एक चेयर फॉर्म बना लेते हैं अपन, यस दिस इज चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बच्चों देखो दो दो ग्रुप होते हैं ना, एक तो आपका ये एक्सियल होता है, इक्विटोरियल बच्चों क्या होता है, जल्दी से बोलो, इक्विटोरियल क्या होगा, इस तरीके से आएगा यहाँ पे, है ना, इसके नीचे की तरफ आएगा, कलर अपन चेंज कर देते हैं तो वेस्ट रहेगा, ये इक्विटोरियल, है ना। और फिर बच्चों नीचे की तरफ आएंगे तो फिर इसका एक्सियल देखो ऐसा होगा, इक्विटोरियल ऐसा होगा। तो एक्सियल देखो आप बना लो, मैंने ना अप डाउन, इसका नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर पढ़ाया था ना, और लास्ट में नीचे, ये सब एक्सियल है। इक्विटोरियल वाले बच्चों कौन से होंगे, इसको भी ब्लैक कर दो यार, एक्सेल को भी, इसको भी ब्लैक कर दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब बच्चों बात करें, देखो अपन इक्विटोरियल वाले हैं, तो देखो अपन ये इक्विटोरियल पे है। अच्छा, जो बेटा लंबा रहेगा उसके साइड अपन ऐसा क्रॉस करेंगे और इसका ऐसा करेंगे, या दोनों आप इक्विटोरियल पे, यहाँ पे इक्विटोरियल आपका ये होगा। तो मैंने देखो पढ़ाया था क्या, कि अगर आपको सिस बोलना है तो सिस का मतलब बच्चों अप या डाउन डाउन, अप डाउन डाउन। ट्रांस का मतलब मैंने आपको बताया था कि बच्चों अप के साथ डाउन आ जाए या डाउन के साथ अप आ जाए, तो उसे बोलेंगे ट्रांस। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब आप जल्दी से पहचानो, मैंने आपको बताया भी था कैसे अप डाउन, कैसे आपको ये नहीं करना सर इक्विटोरियल एक्सियल, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप अप डाउन समझो। जब इस कारण पे आप आए तो आपने देखा कि सर सी एस थ्री ऊपर की तरफ दिख रहा है, मेरे को ऊपर दिख रहा है तो मतलब अप पे है, और यहाँ सी एस थ्री बच्चों कहाँ दिख रहा है, देखो ये एच ऊपर है ना सी एस थ्री के, ये सी एस थ्री नीचे। अरे हमें सी एस थ्री नीचे दिख रहा है ना एच के, एच ऊपर है सी एस थ्री नीचे है, तो यहाँ सी एस थ्री नीचे है और वहां सी एस थ्री ऊपर है, और दोनों एडिशन पोजिशन पर लगे हुए हैं, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन का मतलब ट्रांस। तो ट्रांस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? तो जो बच्चे फोर्थ कर रहे थे या फर्स्ट कर रहे थे, क्या सभी को समझ में आया? तो इसका मतलब बच्चों ये अप और अप, डाउन और डाउन है, ट्रांस का मतलब अप डाउन या डाउन अप, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। नाउ इट इज क्लियर, परफेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 6 में बच्चों बात करेंगे व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एल कॉन्फ़िगरेशन। चलो मैं फिर से वेट करता हूं, करो आप आंसर।
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैंने देखो पहले भी बोला था आपको, ओके, ऑन लेफ्ट साइड बिल्कुल सही है भाई। डीएल अपन ने पढ़ाया था ना, डीएल में मैंने बच्चों बोला था कि हमेशा आपको OH नहीं देखना है, आपको NH2 भी देखना है। अपन ने एलिनिन का एग्जांपल लिया था, याद होगा। अपन ने डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल लिया था, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, बहुत सारे हमने एग्जांपल लिए थे इसको ऊपर, याद होगा आपको, है ना, है ना। तो अब इन केसेस के अंदर आपको दिख रहा है कि सर OH कहाँ पे है, आपके हिसाब से आपके राइट साइड में है, तो ये डी बोला जाएगा, ठीक है। डी कॉन्फ़िगरेशन। NH2 पकड़ना है ना, NH2 भी मैंने टिक कराया था इस तरीके से। तो NH2 बच्चों ये भी राइट में, तो ये भी डी होगा। जस्ट नीचे जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना, उसके जस्ट ऊपर वाला कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन पकड़ना है। तो देखो इस कार्बन में ये सेकेंड लास्ट होगा, इसमें OH कहाँ पे दिख रहा है, आपके लेफ्ट साइड में, ये एल कॉन्फ़िगरेशन। बाकी OH को नहीं चेक करना है, कोई चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे OH देखो आप, ये राइट साइड में है, तो ये डी कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों आपको मिलेंगे नीट या फिर जेई मेंस में। एडवांस की बात अलग है, उसको अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले मेंस और नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया करने वाले हैं, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हिच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू 0। डाइपोल मोमेंट बच्चों पूरा है डेल यू, नेट डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स पोलर है, मॉलिक्यूल्स के पास पोलरिटी है ना। और जहां पे डेल यू बच्चों अगर 0 आ जाता है, तो मतलब वो मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। अब मुझे जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका होना चाहिए। क्या बच्चों सिर्फ ओके आविष्कार ने किया है डी ऑप्शन, बाकी भी करेंगे, करो सभी लोग ट्राई। आपको यार मतलब सब कुछ आता है, बहुत ब्रिलियंट हो आप लोग। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देखो बेटा, ये जो क्लोरीन है ना, ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है और यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, मैं आपको वो एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। बेटा इन दोनों क्लोरीन की अगर बात करी जाए, तो इनके पास क्या आ रहा है, लोन पेयर, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ भी लोन पेयर। अब बहुत से बच्चे रेजोनेंस लगा देते हैं, यहाँ पे मत लगाओ बेटा। डाइपोल मोमेंट अगर क्वेश्चन आता है, प्लीज फॉलो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दैट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, परफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे देखो इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर आएगा, दोनों अपोजिट साइड, सेम मैग्नीट्यूड में। और डाइपोल में ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी, तो उस केस में मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, बोथ विल कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड बच्चों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे CN दे रखा है, यहाँ भी CN दे रखा है, परफेक्ट, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये इधर अपोजिट, यहाँ से ये अपोजिट, ये भी कैंसिल आउट। बट इसके समझो, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। वो कैसे समझते हैं, वो कहते हैं सर OH ने तो इधर खींचा इलेक्ट्रॉन, इसने इधर खींचा, सर ये कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। आपने कैसे बोल दिया सर डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कुछ निकल के आएगा, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे समझो, ये आपका बेंजीन है, इस बेंजीन में यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस बेंजीन में मैं 2-3 बताता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है। आप ध्यान से समझना, ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन से खींचेगा, यस बिल्कुल इधर आएगा। इस कार्बन से ऑक्सीजन ने खींचा, वो इधर मूव करेगा, कुछ दिक्कत नहीं। इक्वल अमाउंट में गया, अपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इसका क्या, जो OH और H के बीच में लग रहा है, ये OH यहां से और ये OH, इसके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है ना, तो इनकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा, और इसकी बात करेंगे तो ये मूवमेंट ऐसा होगा। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, आप मुझे बताओ जल्दी से। ये पूरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चे कहते हैं कि सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा ये कैंसिल आउट क्यों नहीं होता है, जैसे OH, जैसे NH2, जैसे एसिड, जैसे और भी इस तरीके से जो भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं, उन सबको बोलते हैं पर नॉन लीनियर, क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। बट साइनाइड के अंदर जो कार्बन था वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ था ना, ऐसा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इट इज लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर होने की वजह से वहां पे नाइट्रोजन कार्बन के साथ ना ट्रिपल बॉन्ड का मूव नहीं कर सकता, वो फिक्स एकदम से, लीनियर फिक्स एकदम रुका हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये स्पेस में सिग्मा के क्रॉस घूमते रहते हैं। आप बात को समझो ध्यान से, इस सिग्मा के क्रॉस क्या होंगे, ऑक्सीजन को लगा हुआ हाइड्रोजन वो मूव करता है स्पेस में, तो मूव करने की वजह से
वो अपने अपने मूवमेंट को, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मूवमेंट को वो एक्सटर्नली डिफाइन करते हैं। कैसे? क्योंकि ये ऑक्सीजन कैसा होगा, देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये भी ऑक्सीजन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी आपको बात समझ में आ रही है? अगर sp3 है तो क्या मैं इसे लीनियर बोलूं? बिल्कुल भी नहीं। sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, इस sp3 का मतलब भी होता है टेट्राहेड्रल। ये पूरी बात समझ में आ रही है? अगर वो टेट्राहेड्रल है, लीनियर नहीं है, तो उस केस में इस OH का भी अपना इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होगा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में काम कर रहा होता है। तो वो कैंसिल आउट स्पेस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट साइड में आते ही नहीं है, बिकॉज स्पेस में H घूमता रहेगा ऑक्सीजन के आसपास। जैसे पूंछ होती है ना, वो घूमती रहेगी H ऊपर नीचे, उधर भी, ऊपर साइड में, नीचे साइड भी, जिसकी वजह से इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इसी तरीके से बस SH की बात कर लो, तो सल्फर पर लगे हुआ आपका हाइड्रोजन, तो वो भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, तो इसलिए इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो दैट्स व्हाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्या सभी को समझ में आया? जो जितने भी लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट अगर वो अपोजिट साइड लगे हुए हैं तो कोई डाउट नहीं, उनका डाइपोल मोमेंट आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर आपके हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स लाइक OH, ऑक्सीजन आ गया, लाइक SH, लाइक NH2, लाइक NH, जैसे अमाइन के बहुत सारे सेक्शन, तो उस केस में जहां जहां सिंगल बॉन्ड सिग्मा आएगा वहां पे वो लीनियर नहीं मिलेगा, वो आपको टेट्राहेड्रल मिलेगा। क्लियर हुआ? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? होता है क्वेश्चन नंबर 8, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बनाए। क्वेश्चन नंबर 8 की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 64 ग्राम ऑफ SO2। ये मोल मोल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स को बोलो यार, सबका प्रॉब्लम होना चाहिए, किसी का लॉस ना हो। देखो मेरे भाई, कितना आसान क्वेश्चन था। इसने बच्चों बोला है 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब लाइन को आपने पढ़ा ही नहीं, तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है कि 64 ग्राम SO2 में, तो बच्चों इसका मतलब उसने N पूछा है, कैपिटल N। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू होता है N इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, वेट डिवाइड है तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट गिवन है इसलिए अपन पहला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा बच्चों फॉर्मूला क्या है कि इसी के साथ आता है N डिवाइड बाई N। हम इन दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। तो वेट कितना दे रखा है, 64 ग्राम, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर कितना होगा, 32 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग तो 16 इंटू 2, तो वो भी 32 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बच्चों इनको ऐड करेंगे तो 64 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, है ना, ये डिफाइन हो जाएगा। तो नीचे कितना आया, ए ऑप्शन किया है। ओके ओके, आराम से चिन्मय हाँ 64 है ना, इज इक्वल टू, अब इधर n डिवाइड बाई n है, आपको n निकालना है। ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू n है, तो n इज इक्वल टू आ गया 1 इंटू n। 1 इंटू n का मतलब बच्चों क्या दिख रहा है कि सर यहाँ से n का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो बहुत से बच्चों ने ये ऑप्शन किया है, बट ये ऑप्शन गलत है। अगर पता, अगर वो 64 ग्राम SO2 में मॉलिक्यूल्स पूछता है ना, मॉलिक्यूल्स पूछता, मॉलिक्यूल, मेरी बात समझ में आ रही है? 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? तो आंसर इज 6.022 इंटू 10⁻23 इज द आंसर। और उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछा है मेरे बच्चों। यहाँ पे SO2 में कितने एटम्स हैं बताओ? एक SO2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होते हैं? 3 एटम्स हैं। तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कौन करेगा? अब बोलो सर आप कर दो, तो मैंने किया ना। तो यहां से आपका आंसर होगा 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। कितने बच्चों का आंसर आया? यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। परफेक्ट, मजा आ गया यार अब तो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3 इन टर्म्स ऑफ मोल वेट, ठीक है, इन द चेंज ऑफ Fe3O4 से Fe2O3।
यहाँ पे निकालना है इक्विवेलेंट वेट Fe2O3 का। मॉलिक्यूलर वेट का बेटा कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को एम रिलेट कर दिया है, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करो। चलो देखो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या था, आप ध्यान से देखना। Fe2O3 था, सॉरी Fe3O4, 1 सेकेंड, दिस इज Fe3O4। Fe3O4 ये बच्चों कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में। बच्चों देखो कितना आसान है, आप गलती कैसे आपने कर दी है मुझे समझ नहीं आया। सबसे पहले यहाँ पे निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से, कितना आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2, मॉलिक्यूल्स बच्चों न्यूट्रल तो 0, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8/3। कितना आसान है, लिख लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी निकालते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर है ना Fe2O3 के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो देखते हैं 2 इंटू एक्स फॉर आयरन प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो बच्चों 2x इक्वल टू कितना आ गया +6, ये से कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +3। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, जब Fe2O4 की बात करी जाएगी या Fe2O3 Fe3O4, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अपन बच्चों बात करते हैं चेंज की बात करते हैं, ठीक है ना। हुआ क्या है, अगर मैं 8/3 अलग से कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, क्लोज टू 3 है ना। 9/3 मतलब 3 आता है, तो 2 पॉइंट आप यहां से कैंसिल करोगे तो यहाँ आपको कितना हो जाएगा 6, है ना। और आपको यहाँ से 2 बचेगा, तो अपन 0 बढ़ा देते हैं, तो आपको 6 मिल जाएगा। तो जो भी प्रोसेस बच्चों हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बट अपन बच्चों तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर इक्विवेलेंट मास निकाल अपन चेंज देखते हैं, चेंज कितने का हुआ। आप मेरी बात को समझ रहे हो, तो चेंज बच्चों बताओ यहाँ से चेंज कितने का हुआ है, जल्दी से बोलो। तो क्या करें, अरे कुछ भी नहीं, आप सब्ट्रैक्शन कर दो सिंपल सा, 8/3, बिल्कुल क्लियर। यहाँ से आपको 3 दिख रहा है, इसको बंद कर लो, तो यहाँ से बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 8 इधर मिल गया, माइनस 1 का 3 में तो 3 ऊपर 9 हो जाएगा। तो बच्चों कितना मिला 1/3, वो माइनस के साथ अपन मॉड लिखते हैं क्योंकि चेंज निकालते हैं, सिर्फ 1/3 का चेंज मिला। अरे 3 - 8/3 कर दो तो भी तो यही आएगा ना 1/3 मॉड के साथ। आपको चेंज कितने मिला 1/3 का। पर उसने पूछा किसके बारे में बच्चों, Fe2O3 के बारे में। इसका बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो लिखा है m के हिसाब से डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। तो बच्चों एक आयरन के लिए कितने का चेंज, 1/3 का चेंज। Fe2O3 में कितने आयरन है, 2 आयरन है, तो भाई साहब 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो ना साथ में, तो 2/3 आपको चेंज मिलेगा। तो 2/3 बच्चों नीचे आएगा, 2/3 अगर नीचे आया तो इसको पलट तो दो, पलटो जल्दी से। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1, डिवीजन करेंगे तो 2/3, बट करेंगे तो यहाँ से 3/2। तो कितने बच्चों का आंसर आया था 3m डिवाइड बाई 2। 3m डिवाइड बाई 2 कितने बच्चों का, जल्दी बोलो, 3m डिवाइड बाई 2, 3m/2। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 10। The specific heat of a metal is 0.16. The approximate atomic weight would be, approximate atomic weight क्या होगा। तो बच्चों इसके लिए ना अपन एक फॉर्मूला लिखा था डायरेक्ट, इसके लिए बड़ा छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट होता है। एक पर्टिकुलर 2 डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स है, उन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही आपको सिर्फ डाटा ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो बच्चों तो मैं लिख देता हूँ फिर से, अप्रोक्स atomic weight is equal to 6.4 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट, है ना। एक कॉन्सेप्ट बच्चों आता है, हालांकि आपके में नहीं आता है, एडवांस में आता है, कि हम एटॉमिक वेट को निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं, उस पर क्वेश्चन आता है। तो जिसमें बच्चों स्पेसिफिक हीट इज ऑल्सो द आंसर, अपन स्पेसिफिक हीट से भी एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो अपन एटॉमिक वेट निकालना है तो हम स्पेसिफिक हीट की यूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कितनी है वो देखना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन में दे रखा है उसने, यस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बच्चों 0.16 है, 0.16। अपन इसे सिंप्लीफाई करें जल्दी से, बताओ बच्चों कितना आंसर आएगा, 40 कितने बच्चों का आंसर आया है। तो प्लीज बच्चों ध्यान रखो,
डायरेक्ट आपको मैं बोलता हूं कि एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। ये रिजल्ट है बच्चों, है ना, ये एक्सपेरिमेंट है, उसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, मैं देखता हूँ बाकी बच्चों का भी। 40 बहुत बच्चों का ऑप्शन आया। हाँ बिल्कुल निरांत, बिल्कुल से आपने कहा, यस डुलोंग, हाँ बिल्कुल यही साइंटिस्ट है, हाँ बिल्कुल इन्हीं के ऊपर लॉ लॉ है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, आपको अगर याद, बहुत अच्छी बात है, यस ग्रेट, है ना। तो आपने जरूर पढ़ा होगा इसको, तो क्लियर हो आपको, बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको बस फॉर्मूला ध्यान रखो, बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखने की जरूरत होती भी नहीं है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 तो हो गया, 11 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़ा सा और लेवल ऊपर लेके चलते हैं। इक्विवेलेंट वेट, एक और शानदार क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, जरा सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन आपको दे रखा है 11, N2+3H2 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया एंड N2 गैस x1 और x2 दिया है, फिर उसका इक्विवेलेंट वेट आपको दिया है y1 y2, देन y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या हो। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। 11, ए ऑप्शन डेफिनेटली बच्चों करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। कैसे निकालना है वो आपको पता है कि सर यहाँ पे जो बात करी गई है ना, वो अमोनिया के बारे में बात की गई है और N2 गैस के बारे में बात, तो H2 के बारे में पूछे नहीं गया तो कैंसिल कर दो इसको भाई, जिसके बारे में नहीं पूछा गया उसको कैंसिल करते ना अपन इक्विवेलेंट वेट के अंदर। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जिसके बारे में नहीं पूछा गया उसको हटा दो, कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखेगा सर N2 से पकड़ लो सिर्फ अमोनिया। अब अमोनिया की बच्चों बात करी जाए तो आपको पता है सर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना आता है बच्चों, 0, 2 × x = 0, बट फॉर द अमोनिया कितना होगा तो आप निकालो यहाँ से, x+3 × -1, वही हाइड्रोजन जुड़ा है ना नॉन मेटल के साथ, तो -1 = 0, तो x कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, क्या प्लस आएगा भाई, हाइड्रोजन पे तो प्लस बन जाएगा ना, अब प्लस बना तो ये यहाँ पे कितना जाएगा -3, तो मतलब यहाँ पे चार्ज आपका -3 आ गया। ठीक है, तो अपन देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, किस तरीके से कि एक नाइट्रोजन में चेंज कितने का आया, -3 का ना, तो 0 से -3 गया ना, 0 से -3 जाने का मतलब कि N2 ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, बट ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे गलत होगा। इसको अपन बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स अमोनिया दे रखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टी जब एक मेरी बात सुनना, एक नाइट्रोजन ने जब 0 से -3 में गया होगा तो चार्ज नेगेटिव आया, तो मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे भाई, 2 नाइट्रोजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं +6 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 6 लिए होंगे तो 0 से -3 में चला गया। कुछ दिक्कत किसी बच्चों को नहीं, रिएक्शन समझ में आ गई। अब बस इक्विवेलेंट वेट पे आ जाओ, इक्विवेलेंट वेट फॉर N2 दैट इज इक्वल टू, क्वेश्चन मॉलिक्यूलर वेट दिया है बच्चों कितना N2 के हिसाब से, x2 डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर निकालो जल्दी से, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा सीधा, है ना, N2 के लिए हो गया। इसी तरीके से बच्चों निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट फॉर अमोनिया, तो अमोनिया वाले केस में आप ऐसे देख लो, बहुत से बच्चे यहाँ समझते हैं भाई 0 से -3 ना 3 का चेंज हुआ होगा, यहाँ पे N2 बच्चों कितने एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन है ना, तो 2 × 3, इसलिए यहाँ पे 6 आया। और द अमोनिया, अमोनिया के पास कितने एटम है बेटा नाइट्रोजन के, तो यहाँ पे अपन मॉलिक्यूल्स 2 हैं बट एटम तो एक ही है, यहाँ पे कितना होगा x1 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे 6 नहीं आएगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई कैसे निकाला अपन ने। फिर बच्चों करते हैं यहाँ से y1 माइनस y2 की बात करें, तो अब ये जो वैल्यू निकल रही है ना, यही ये आपकी वैल्यू क्या थी, y2 थी, और ये वैल्यू आपकी y1 है, बस इसको दोनों को वैल्यू उठा के माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा 6x1 -3x2 डिवाइड बाई नीचे आपका 18। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसे अपन सिंपलीफाई करें तो बच्चों 3 कॉमन ले सकते हैं और वो नीचे कैंसिल आउट कर देगा यहाँ से, आपको इसको नीचे 6 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x1 -x2 डिवाइड बाई 6। वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सभी को समझ में आया कैसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कुछ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बच्चों है SN, तो आप लिख लो कार्बन फैमिली का है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, पढ़ा था ना अपन ने, यस। SN बच्चों यहाँ पे है, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट
की कहानी है अगर आपको पता है। तो पीबी के पास तो बच्चों इनर्ट इफेक्ट काम करता है, जिसके बेसिस का +2 ऑक्सीडेशन नंबर अधिक स्टेबल होता है +4 से। इनर्ट पेयर का मतलब इनर NH2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर। लेकिन यहां तक बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब जो SN के बारे में बात कर रहे हैं, अब ध्यान देना। SN+2 सॉल्ट एक्स एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता होगा। तो भाई SN जो है वो +4 में स्टेबल होता है। ये सब +4 में ही स्टेबल है, ये सब +4 में बच्चों स्टेबल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो अब ये बात समझ में आ गई। मतलब अगर SN अगर मैं आपको +2 देता हूं तो SN+2 का स्टेबल होगा, वो तो भाई +4 में स्टेबल होता है। तो फटाक से बच्चों को नेचुरली SN+4 में चला जाएगा। तो ये जाके बच्चों क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर ऑक्सीडेशन तो SN+2 भी एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो उल्टा बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो पहला ऑप्शन तो बच्चों सही है। उसने पूछा गलत कौन सा होगा, फॉल्स। नेक्स्ट है Bi+5 सॉल्ट एक्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रोजन फैमिली का है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी पढ़े थे ना अपन ने इस तरीके से, है ना। तो बच्चों बिस्मथ+5 सॉल्ट एक्स एट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब रिडक्शन को सपोर्ट करेगा। बहुत सही, क्योंकि यहाँ भी नेट पे इफेक्ट वर्क करेगा। तो +5 से 2 कम कर दो बच्चों, तो +3 पे आना पसंद करेगा। +3 इसका स्टेबल होता है। तो वो बिस्मथ जो है ना वो +5 से +3 में आना पसंद करेगा। आपके रिडक्शन को सपोर्ट करेगा बिकॉज +3 इज मोर स्टेबल। तो वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इसमें है Pb+4 सॉल्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो बच्चों पीबी की तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो Pb+4 या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाँ लास्ट में दे रखा है ना, तो Pb+2 स्टेबल ना, तो 4 से 2 में आ जाएगा। रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट SN+2 सॉल्ट एक्सेट गोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों नहीं होगा, बिकॉज जो +4 में क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन क्या, अब देखो इसका कोई रिडक्शन वाला चांस है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो कौन सा होगा। नॉट करेक्ट की बात करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। सभी क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपका करेक्ट नहीं है, बोलो जल्दी से। द एलिमेंट्स व्हिच हैव हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी बिलोंग्स टू ग्रुप 18। क्या सही है बच्चों। इसने पूछा नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नॉट करेक्ट पे आते हैं और फॉल्स पे आते हैं, ध्यान देना। बोलो जल्दी से। ऑब्वियसली बच्चों ग्रुप 18 की आयनेशन एंथैल्पी हाई होती है ना, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। फिर इन ईच पीरियड द एलिमेंट्स विद लोएस्ट आयनेशन बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट, बिल्कुल सही है। ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, बहुत ही कम आयनेशन एंथैल्पी होती है, ये भी सही है। ईच पीरियड द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी नोबल गैस, ये भी बिल्कुल सही है। In a second period, as we move from left to right, ionization enthalpy increases regularly. Regularly नहीं बेटा, irregularly होती है। हमने पढ़ा था, पीरियड टेबल में पढ़ाया था निरांत, बोलो। irregularly अपन ने किया था और वहां पे निकाला भी था। जैसे बच्चों बिस्मथ आ जाए मान लो सेकेंड पीरियड में, जैसे नाइट्रोजन आ जाए, तो ये तो बच्चों स्टेबल होते हैं ना। बिस्मथ की बात, सॉरी यहाँ पे बेरिलियम की बात करोगे तो क्या होगा, NH2 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2s2। अगर नाइट्रोजन की बात करोगे तो क्या होगा, NH2 और NP कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से। कितना होगा, 3। अरे बात समझ में, तो ये हाफ फील्ड हो गया, ये फुली फील्ड हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम की अच्छी बात करेंगे तो ये देखो फुली फील्ड है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक्सेप्शनली अगर बात करें तो जो नाइट्रोजन और जो बेरिलियम है उनकी आयनेशन एंथैल्पी तो बच्चों अधिक होने वाली है ना बाकी एलिमेंट से। तो इसलिए यहाँ पे रेगुलर इंक्रीज नहीं होने वाला है, इररेगुलर एक जंप कर जाता है आगे, मैंने पढ़ाया था ना। तो इररेगुलर, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉल्स होगा बट करेक्ट अपन यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट एफिनिटी। एफिनिटी मैंने पढ़ाया था बच्चों, एक्सेप्टेंस होता है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस। अट्रैक्शन नहीं, अट्रैक्शन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, एक्सेप्टेंस आपको बताना है। तो अनडाउटली क्लोरीन की बेटा सबसे ज्यादा होने वाली है। ओम यार क्या गलती कर रहे हो, व्हाई फोर्थ ऑप्शन, आई एम लिटरली कंफ्यूज। सीरियसली फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन कैसे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन कैसे हो सकता है। आपने क्या बस क्लोरीन और आर्गन को देखा,
क्लोरीन आर्गन तो देखो ये दो तो गलत ही हो जाएंगे, आपको पता है। सेकेंड फोर्थ तो गलत, क्यों? क्योंकि इसमें आर्गन दे रखा है, इधर सिलिकॉन दिया, पहले में गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन है और लास्ट में सोडियम का, तो ये तो आपका पहले से ही गलत होने वाला है। आर्गन दे रखा है। हाँ, फर्स्ट और थर्ड में से ही कोई होगा, बताओ। आर्गन का सबसे अधिक, आर्गन का, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो आर्गन तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं ना, तो आर्गन का एक्सेप्टेंस सबसे कम होगा, ऑलरेडी स्टेबल है वो दोनों में। क्लोरीन का सबसे अधिक होगा, बहुत से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वीकेंड ऑर्बिटल्स भी है। फिर कौन होगा, बोलो जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन। अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे, क्या सोडियम का ज्यादा होता है सिलिकॉन से? अरे सिलिकॉन तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, सिलिकॉन तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ठीक ठाक है ना उसकी। अच्छा दूसरी बात करें, सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है, यहाँ से मिलेगा आपका जनरल NS1 मिलेगा, और सिलिकॉन की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, NS2 NP2 ना, NS2 NP2। इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा तेजी से लेगा, अरे कार्बन वाला, कार्बन फैमिली का सिलिकॉन लेगा ना ज्यादा अधिक, क्योंकि यहाँ पे NP2 है, NP2 पी कंप्लीट भी नहीं है। और सोडियम बात करेंगे तो ये हाफ फील्ड मिल गया आपको, NS1 ये हाफ फील्ड मिल गया, समझ में आ रहा है? तो सबसे अधिक कौन लेगा, क्लोरीन, फिर कौन आएगा, सिलिकॉन, फिर कौन आएगा, सोडियम, सबसे कम कौन होगा, आर्गन। इलेक्ट्रॉन लेना, लेने के लिए वीकेंड ऑर्बिटल भी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चों का ए ऑप्शन आया था, 14 का ए ऑप्शन, 14 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही, यस ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। Question 15. The ionization potential of hydrogen is this. The energy required to produce H plus ion from 500 milligram of hydrogen atoms is about. Solve करो इसको। Yes. Question number 15. 15 बच्चों है आयनेशन पोटेंशियल, मतलब पीरियड टेबल पे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन बच्चों देखो ऑप्शन किसमें, जूल में, किलो जूल में दे रखा है, जूल एंड किलो जूल में दे रखा है, ये बात ध्यान रखना। तो 13.6 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखा है, इसको पहले जूल में चेंज करो, किलो जूल में चेंज करो, तो कितना होगा, तो 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 96.49 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों एक किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 96.49 है, तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट किस में हो गया, किलो जूल पर मोल में, क्योंकि तो ऑप्शन आपको उसी में दे रखे हैं, तो पहले आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना जाएगा, आ जाएगा 1312 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो 1312 मतलब दिख रहा है बहुत से बच्चों को, वो टिक कर देंगे कि सर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज मे बी करेक्ट, बट वो ऐसा नहीं है, उसने कुछ और बोला है। ये तो बच्चों एनर्जी को अपन ने पहले कन्वर्ट किया है, वो ये कह रहा है कि 500 मिलीग्राम हाइड्रोजन को H प्लस आयन में कन्वर्ट करना है, ये वो बात कर रहा है। बेसिक बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज कितना, 500 मिलीग्राम, तो 500 जो मिलीग्राम है उसको चेंज करो ग्राम पर एटम में, सी ऑप्शन आया। देखते हैं कौन सा आएगा, यस देखते हैं आविष्कार है ना। तो यहां से पहले आप उसको चेंज करो, 500 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, क्योंकि मोल्स तो ग्राम के साथ आते हैं ना, तो 0.5 हो जाएगा ये, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, अब 0.5 ग्राम हाइड्रोजन, तो उससे मोल्स कितने होंगे, बोलो। यहाँ भाई, यहाँ से हाइड्रोजन H से H प्लस में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो एटम्स कोई चेंज हुए नहीं ना, तो उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो इसके मोल्स भी कितने होंगे, तो मोल्स भी होंगे 0.5 मोल ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन की 0.5 मोल्स भी आपको डिफाइन हो जाएंगे। अब 0.5 मोल्स का मल्टीप्लाई करेंगे अपन इस एनर्जी के साथ, 0.5 मोल की मल्टीप्लाई विद दिस, बिकॉज ये 1 मोल के लिए, 1 मोल की इतनी एनर्जी, 0.5 मोल्स के अधिक, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1312, तो हो जाएगा आपका 656 किलो जूल। 656 कौन सा आंसर है, वो इसका होगा किलो जूल में, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ,
तो अपन ने कुछ किया ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा था। पहले अपन ने उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलो जूल पर मोल में चेंज कर दिया। देन 500 जो मिलीग्राम है उसमें आपको निकल, तो उस मिलीग्राम को पहले आप ग्राम में चेंज करो। ग्राम में आते ही आपको मोल्स को भी, मोल्स किस में होता है, ग्राम में होता है, ग्राम पर मोल लिखते हैं ना उसको, 0.5 ग्राम पर मोल। तो वही आपके सेम मोल्स की वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज हाइड्रोजन वाले केस में तो आपको पता है 1 लेना है नीचे, कुछ दिक्कत ही नहीं। तो वो वैल्यू आपकी सीधी भाई, एक मोल में कितनी वैल्यू एनर्जी की, 1312, तो 0.5 मोल्स में कितनी, तो मल्टीप्लाई, तो 656 किलो जूल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा होगा? यस, अच्छा क्वेश्चन था 15। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट लोअर टेम्परेचर देन CO। क्वेश्चन नंबर 16, पोलिंग इज, ये आपका क्वेश्चन है मेटलर्जी से। पोलिंग मेथड बच्चों अपन कॉपर के लिए यूज करते हैं, प्लीज ध्यान रखना। पोलिंग मेथड इज रिफाइनिंग फॉर कॉपर। इसके ऊपर मैं डिस्कस भी कर दूंगा मैं एक बार, अभी आप सिर्फ समझ लो। पोलिंग मेथड जब भी आएगा कॉपर के साथ आपको रिलेट करना है। सिल्वर बेस्ड लेड एज इम्प्योरिटीज प्योरिफाइड बाई क्यूपलेशन। सिल्वर बच्चों हमेशा क्यूपलेशन से फॉलो किया जाएगा, अगर इम्प्योरिटी उसमें किस क्या होगी, आपकी लेड की होगी। सिल्वर मतलब क्यूपलेशन, पोलिंग मतलब कॉपर। बॉक्साइड बिल्कुल सही, बियर्स प्रोसेस के लिए ओके कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, ये मैंने इस पे लेक्चर भी बनाया था। कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये लिंगम डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये लिंगम डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। तो लिंगम डायग्राम एनसीईआरटी में बना भी हुआ है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हाँ, ए ऑप्शन है रोहित, करेक्ट है, यस ए ऑप्शन। जो कार्बन बच्चों बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है एट हाई टेम्परेचर। कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसको अपन कोक बोलते हैं ना, जनरली कोक बोलते हैं। तो कार्बन आपका डेफिनेटली एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसको अपन कोक बोलते हैं, और हाई टेम्परेचर पे ही बच्चों वर्क करता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस वगैरह के अंदर इसका यूज करते हैं। लिंगम डायग्राम से इसकी अपन वैल्यू निकालते हैं ना, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करते हुए। तो इसका सही जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आएगा वो कौन सा होगा, आपका फर्स्ट। लिखा है कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट लोअर टेम्परेचर, लोअर पे नहीं बच्चों, हायर टेम्परेचर पे। किसको होना चाहिए, हायर टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर आपका होना चाहिए, इसको ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये तो पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में था बिहेवियर ऑफ रियल गैस अप्रोचेस आइडियल बिहेवियर। जो रियल गैस है ना, वो रियल गैस कन्वर्ट हो रही है बच्चों आइडियल गैस में। जब आइडियल गैस में कन्वर्ट हो रही है तो कौन सा बिहेवियर होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर का। तो आपको पता है ना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम से कम होना चाहिए, मैंने क्लास में भी आपको बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होना चाहिए। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डेफिनेटली वो गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फोर्स अट्रैक्शन कम करने के लिए बच्चों क्या है, बोलो, प्रेशर कम कर दो, सिंपल सी बात है। अरे प्रेशर कम कर दो ना, प्रेशर कम कर दोगे तो फोर्स अट्रैक्शन खत्म, और टेम्परेचर को हाई कर दो, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा सेंस लगा लो आप, बिल्कुल सही है। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, आप कैसे याद रखोगे बच्चों, जब रियल गैस आइडियल गैस में जाती है ना, तो आइडियल गैस के अंदर, आइडियल गैस के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 1 आती है ना। वहां कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, न कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो प्रेशर की वैल्यू ऑटोमेटिक कम करनी पड़ेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस काफी क्लोज आएंगी, क्लोज आने पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंट्रोड्यूस्ड, वहां पे काम करेगा। जिसकी वजह से अपन ध्यान देंगे कि आइडियल गैस बेटा रियल गैस से तभी बनती है जब फोर्स अट्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाए, तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो दो केस, फर्स्ट और फोर्थ, दैट्स व्हाई आंसर विल बी फोर्थ इज करेक्ट, बिकॉज हाई टेम्परेचर अपन फॉलो करते हैं, बिकॉज फोर्स अट्रैक्शन आपका मिनिमम हो जाए। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर हाई, यस बिल्कुल, यस इट इज करेक्ट रोहित, आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों बोला गया है, एट रिलेटिवली हाई प्रेशर वॉन डेर वाल इक्वेशन रिड्यूस टू। तो जो करेक्शन पढ़ते हैं ना, वॉन डेर वाल इक्वेशन करेक्शन पढ़ते हैं, उसकी बात करी जा रही है। तो करेक्शन पे जब बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे अगर रहेगा एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, तो जो बच्चों करेक्शन आता है ना वहां पे P प्लस ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये होता है प्रेशर के साथ एक करेक्शन आता है। प्रेशर प्रेशर का करेक्शन के होता है P इक्वल टू NIT,
पीबी इक्वल टू एनआरटी होता है, उसमें प्रेशर में चेंज आता है और वॉल्यूम में चेंज। तो प्रेशर का चेंज बच्चों ये आता है पी प्लस करेक्शन पी प्लस ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस यहाँ से बी वॉल्यूम बच्चों चेंज क्या होगा बोलो जरा, वॉल्यूम का चेंज बी माइनस, बोलो जरा, बी माइनस बी, ये तो आएगा ना बी माइनस बी, ये कॉफिशिएंट होते हैं ए और बी से कॉफिशिएंट, और यहाँ से आपके क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं दोनों दोनों ए बी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम का बच्चों करेक्शन बी माइनस बी, ये जो पीबी है ना आइडियल गैस इक्वेशन, तो पी में ए प्लस बी का ए प्लस बी स्क्वायर का एडिशन कर देते हैं, बी में से एक स्मॉल बी कांस्टेंट को ऊपर माइनस कर देते हैं गैस कांस्टेंट को, इक्वल टू यहाँ पे रहता है एनआरटी, इसको ध्यान देना है। अब वो कह रहा है बच्चों हाई प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत हाई हो गया है तो कौन सा पार्ट यहाँ से करना निगलेक्ट, ये वाला ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा खत्म, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये पार्ट बच्चों यहाँ से खत्म, बिकॉज ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, ए बाई बी स्क्वायर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, माइनस बी बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो ए बाई बी स्क्वायर बच्चों इसे करेंगे अपन निगलेक्ट, इसे हटा देंगे, जैसे हटाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा पी ब्रैकेट में बी माइनस बी दैट इज इक्वल टू एनआरटी, जब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पी बी माइनस पी स्मॉल बी और दैट इज इक्वल टू एनआरटी, ये होगा। अब आप इक्वेशन को मैच करा लो, कौन सा इक्वेशन आपको मिल रहा है, पीबी इज इक्वल टू, ऐसा कहते हैं पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब वन मोल्स ले लो तो आरटी हो जाएगा, आरटी प्लस पीबी, ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पीबी इज इक्वल टू आरटी प्लस पीबी, आरटी प्लस पीबी मतलब ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या है, आपको सिर्फ करेक्शन को ध्यान रखना है, करेक्शन का बच्चों ये क्वेश्चन होता है, प्रेशर करेक्शन क्या है पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, और वॉल्यूम करेक्शन बी माइनस बी, और कुछ भी नहीं है। जब हाई प्रेशर होगा तो इसे करेंगे निगलेक्ट, जब आपका वॉल्यूम होगा तो उस केस में से करेंगे निगलेक्ट बी को, बाकी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्लॉट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एच वर्सेस प्रेशर एट रूम टेम्परेचर फॉर हीलियम। तो हीलियम तो बच्चों गैस होती है, और जब वो गैस है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है, और जहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 मतलब नेगेटिव में होती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब जेड, अगर बच्चों नेगेटिव में होगी, नेगेटिव में होगी तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर बच्चों नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब है कि उन गैसेस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा हो रही है। तो नेगेटिव में कहाँ कहाँ है, देखो ये देखो यहाँ से नेगेटिव में गया, ये भी फिर नेगेटिव में आ गया, तो ये दोनों ग्राफ हो नहीं सकते बिकॉज हीलियम का भी फोर्स अट्रैक्शन फील ही नहीं कर सकती है, और वन पे हो नहीं सकता बेटा, वन का मतलब क्या है बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज हमेशा ऊपर जा रहा है, इंसर्टिंग ग्राफ बना बिल्कुल ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अपन, an open vessels containing air is heated from 20 degrees Celsius to 127 degrees Celsius, the fraction of air originally present which goes out of it, बताओ क्वेश्चन नंबर 20, जरा इसको सॉल्व करो, 20 तो बनेगा, 20 में क्या एयर को अपन ने हीट किया है तो टेम्परेचर बदल रहा है, ठीक है, और फिर कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली प्रेजेंट, स्टार्टिंग में कितना होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होता है तो मतलब प्रेशर बच्चों कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे अपन चार्ल्स लगा सकते हैं, इसी में चार्ल्स लॉ आता है, वहां पे वॉल्यूम होता है B1 डिवाइड बाई B2 दैट इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2, इसको लगाना पड़ेगा, B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2, यहाँ पे आपका कितना है वॉल्यूम और टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर बच्चों लिख लो पहले, ऊपर केल्विन के अंदर 27 है ना तो वो 300 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे आपका 400 हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा आपको 3/4, अरे 3/4, तो यहां से हो गया B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू 3/4, और इसका मतलब यहां से आपको B2 निकालना है, तो B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, B2 इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 इंटू B1, ये होगा B2 पूछा गया है ना, तो पहले B2 निकालो, तो B2 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू B1, क्लियर। तो फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली प्रेजेंट व्हिच गोज आउट ऑफ इट कितनी बाहर जाएगी, तो 4/3 इंटू B1, 4/3 इंटू B1, ये तो हो गया बच्चों B2 की वैल्यू, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब माइनस करेंगे, कितना पार्ट एस्केप हुआ है, तो कितना पार्ट बच्चों एस्केप होगा, तो एस्केप पार्ट का मतलब B2 माइनस B1 करना पड़ेगा, तो B2 माइनस B1 का मतलब क्या होगा, B2 की वैल्यू कितनी आई 4/3 B1 माइनस B1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा,
यहाँ से 1 ले लो और 1 लेने के बाद नीचे 3, ऊपर 4 माइनस 3, तो 1/3 इज द आंसर, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। वो ये कह रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ एयर ओरिजिनली प्रेजेंट व्हिच गोज आउट ऑफ इट, जो गैस एस्केप हुई है उसके बारे में बताना था। तो देखो ये रिलेशन है, तो B1/B2 400 लगाओ, ऐसे टेम्परेचर गिवन है, तो वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है, तो डायरेक्ट आपको वॉल्यूम के बारे में आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये तो मैंने कुछ दिन पहले आपको डिस्कस किया था क्लास में। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज, मैंने बॉन्ड ऑर्डर का ना इजी ट्रिक आपको लिखाया था, उस पे क्वेश्चन है ये, करो सॉल्व।